पुलिस को इत्तला और अन्वेषण करने की उनकी शक्तियों से संबंधित जो प्रावधान है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अध्याय 13 यानी कि चैप्टर 13 में दिए हुए हैं। सेक्शन है आपका 173 से 196 तक। अब तक जो है हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दे चुके हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के चैप्टर 12 तक सेक्शन 172 तक के आपके MCQs। आज हमारा नया चैप्टर शुरू होने वाला है और मैं आपको बता दूं ये जो चैप्टर है ये आपका प्री प्लस मेंस दोनों ही उद्देश्य से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आपने PYQ लगाए होंगे, पुराने साल के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे प्री प्लस मेंस के, तो आपने देखा होगा कि यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो पहला जो यहाँ से क्वेश्चन है देखिए वो चैप्टर को लेकर के ही है कि पुलिस को इत्तला और अन्वेषण करने की जो शक्तियाँ हैं उनसे संबंधित अध्याय कौन सा है, तो अध्याय 13 है, इसका ऑप्शन नंबर A ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि संज्ञेय अपराध के घटित होने के संबंध में जो सूचना है वो BNSS के कौन से प्रावधान के तहत पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी को जो है अभिलिखित की जाती है, तो सेक्शन 173 है। उसके बाद है कि किस धारा के तहत FIR अभिलिखित की जा सकती है, तो आपका ये आता है 173, क्वेश्चन बदल दिया, बात वही है। फिर आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के निम्नलिखित प्रावधानों में से किस प्रावधान के तहत FIR को वैधानिक परिभाषा दी हुई है, तो कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया। याद रखिए, देखिए फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को, प्रथम सूचना रिपोर्ट को परिभाषित कहीं पर भी नहीं किया गया है। केवल जो आपका चैप्टर 13 है सेक्शन 173 वो ये कहता है कि आपका जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, जो आपका संज्ञेय अपराध है, उनमें आपका प्रथम सूचना रिपोर्ट जो है रिकॉर्ड की जाएगी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन की संज्ञेय अपराध से संबंधित इत्तला दी जा सकती है उस जगह पर जहां अपराध घटित हुआ हो या चाहे किसी भी क्षेत्र में अपराध कारित किया गया, ऑप्शन नंबर C ठीक है। नेक्स्ट यदि संज्ञेय अपराध की इत्तला उस क्षेत्र के बाहर के पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाती है जहां अपराध हुआ है, तो इसे क्या कहा जाएगा, तो इसे 0 FIR किया जाता है और इसका प्रावधान 173 BNSS में रखा गया है। नेक्स्ट है कि BNSS की किस धारा के अंतर्गत 0 FIR और EFIR की अवधारणा है, तो 173 के अंतर्गत ही है। EFIR क्या है कि भाई अगर कोई ऑफेंस होता है तो आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, लेकिन उसके 3 दिन के अंदर अंदर आपको पुलिस स्टेशन आकर सिग्नेचर करने पड़ेंगे। यहाँ पर आपका दी हुई है कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञेय अपराध होने की इत्तला देने में किस प्रकार दी जा सकती है, तो उपरोक्त कोई भी हो सकती है, आपके ओरली हो सकता है, रैन के लिखित रिटर्न हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक संचार से हो सकता है। FIR है, क्या है FIR, तो ऑप्शन नंबर 20 का ठीक है, यह किसी पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी द्वारा अभिलिखित किए गए संज्ञेय अपराध की सबसे प्रारंभिक और प्रथम इत्तला है। यहाँ पर गलत क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट का अर्थ है कि ये संज्ञेय अपराध के बारे में होती है, ठीक है। पुलिस अधिकारी को दी गई है, बिल्कुल ठीक है। समय की दृष्टि से प्रथम है, बिल्कुल ठीक है। हमेशा रिटर्न में होते नहीं, ऊपर आप पढ़ चुके, 3 तरीके से दी जा सकती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में सत्य पूछा जा रहा है, यह पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी को दी जाती है, देने वाले द्वारा हस्ताक्षरित होगी, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या रिटर्न में ओरली दी जा सकती है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर D सारे यानी कि ठीक है। प्रथम सूचना रिपोर्ट का मीनिंग क्या है, तो यहाँ पर किसी पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी को दी गई संज्ञेय अपराध से संबंधित इत्तला है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर D ठीक है आपका। इसके बाद पूछ रहे हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है कि आपराधिक, इसका ऑप्शन नंबर D देखिए, आपराधिक विधि को क्रियान्वित करने और कथित दांडिक गतिविधि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, ताकि हम दोषियों का पता लगाने और उन्हें दंड दिलाने के लिए उचित कदम उठा सकें, तो ये इसका मेन उद्देश्य, याद रखिएगा D ठीक। फिर है क्वेश्चन नंबर 14 की निम्नलिखित में से किस मामले में पुलिस स्टेशन का भारसाधक अधिकारी पुलिस उपाधीक्षक के पद से उच्च अधिकारी की पूर्व अनुमति से अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर विचार करने के बाद प्रारंभिक जांच की कार्यवाही कर सकता है, तो किसी भी संज्ञेय अपराध जिसमें 3 साल या उससे अधिक हो लेकिन 7 साल से कम के दंडादेश के मैटर में आपका न्यू ऐड किया गया है। यहाँ पर सेक्शन 173 में 154 में नहीं था CRPC में। याद रखिएगा, जो भी चीज़ें नहीं है उनसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा है, और यहाँ तो आप अपने आप अंदाजा लगा सकते हो। ये क्वेश्चन तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत महत्वपूर्ण है। आगे पूछें कि यदि FIR इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से की गई हो तो करने वाले व्यक्ति द्वारा कितने समय में हस्ताक्षरित की जाएगी, तो 3 दिनों में। मैं आपको शुरुआत में बता चुकी थी।
सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 के तहत पुलिस का भाषादक अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए उस धारा में उल्लिखित परिस्थितियों के तहत प्रारंभिक जांच करने के लिए कार्यवाही कर सकता है जहां साक्षी विश्वसनीय है, जहां अपराध के अन्वेषण की आवश्यकता है, जहां अभियुक्त ने अपराध किया है, जहां कार्यवाही के लिए प्रथम दृष्टा कोई मामला मौजूद है। डी ऑप्शन ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि ये जो आपका प्रिलिमिनरी जो आपका इंक्वायरी है इसके लिए समय कितना है, तो 14 दिन का है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा, पहले बता चुकी हूँ। संज्ञेय अपराध के घटित होने से संबंधित जानकारी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सूचना देने वाले को सूचना के प्रति निःशुल्क नहीं दी जाएगी, बिल्कुल गलत है, निःशुल्क दी जाएगी। और यहाँ देखिए ऊपर के तीनों ऑप्शन ठीक है। जहाँ पर देखिए ऑप्शन सारे ठीक होते हैं वो भी हम यहाँ पर रेड करेंगे। पुलिस स्टेशन के भाषादक अधिकारी को मौखिक दी जाएगी, बिल्कुल। लिखने हेतु निर्देश दे सकता है, बिल्कुल। और लिखित सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगी, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है 173 के तहत संज्ञेय अपराध से संबंधित इत्तला कौन दे सकता है, तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पीड़ित हो, आश्रित हो, संबंधी हो, कोई भी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सूचना रिपोर्ट का आवश्यक तत्व नहीं है। सूचना किसी भी अपराध से संबंधित हो सकती है, चाहे वह संज्ञेय हो या असंज्ञेय हो। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम सूचना में यदि कोई अपराध संज्ञेय है तो पूरा मामला आपका संज्ञेय माना जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार संज्ञेय अपराध के घटित होने से संबंधित प्रत्येक सूचना पर निम्नलिखित द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए देने वाले व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, ठीक है। फिर है एफआईआर केवल अपराध घटित होने के बारे में एक विवरण है। एफआईआर अपने आप एक मौलिक साक्ष्य है, तो पहला ठीक है, दूसरा गलत याद रखिएगा। एफआईआर कोई भी साक्ष्य नहीं, के लिए जानकारी दे रहा है कि वहाँ फलां जगह पर कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित हुआ है। एफआईआर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए ये जो आपसे पूछा जा रहा है ना, सत्य नहीं है, असत्य है, गलत है, कौन सा ठीक है, इस चीज को आप ध्यान से पढ़ा करें। तो यह कोई मौलिक साक्ष्य नहीं है, यह केवल अन्वेषण के आरंभ का प्रतीक है। इसे किसी भी उद्देश्य के लिए पूर्ववर्ती कथन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। सूचना देने वाले को प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कह रहे यह कोई मौलिक साक्ष्य नहीं, कह रहे कि बीएनएसएस की धारा 173 के तहत अभिलिखित एफआईआर के संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। भाई सही नहीं है पूछ रहे हैं हमसे यहाँ पर, तो यह कोई मौलिक साक्ष्य नहीं है, तो ये तो हमारा ऑप्शन ठीक है, मौलिक साक्ष्य नहीं है। यह केवल अन्वेषण के आरंभ का प्रतीक है, ये भी हमारा ठीक है। इसे किसी भी उद्देश्य के लिए पूर्ववर्ती कथन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। सूचना देने वाले को प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल डी भी ठीक है। तो यहाँ तक देखिए जो है वो सी है, क्योंकि इसे किसी भी पूर्ववर्ती स्टेटमेंट के रूप में यूज किया जा सकता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं पूछा। अगर यहाँ पर होता है या कोई मौलिक साक्ष्य है तो ये स्टेटमेंट गलत होता। नेक्स्ट है प्रथम सूचना रिपोर्ट एक मौलिक साक्ष्य नहीं है। इसका उपयोग विचारण के दौरान निम्नलिखित के लिए किया जा सकता है, केवल सूचना दाता के साक्ष्य की पुष्टि के लिए, खंडन के लिए, दोनों ठीक है। बीएनएसएस के तहत बलात्संग की पीड़िता द्वारा दी गई बलात्संग की सूचना को कौन रिकॉर्ड कर सकता है, तो महिला पुलिस अधिकारी या कोई भी महिला अधिकारी। यदि धारा 64 बीएनएस के तहत कोई ऑफेंस किया जाता है तो महिला पुलिस अधिकारी सूचना रिकॉर्ड करेगी 173 के अंतर्गत। महिला जिसके विरुद्ध 124 बीएनएस के तहत ऑफेंस हुआ है उसकी सूचना देती है तो वो किसके द्वारा रिकॉर्ड की जाएगी, महिला पुलिस अधिकारी या महिला अधिकारी के द्वारा। नेक्स्ट है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी द्वारा सूचना अभिलिखित करने से इनकार करने से व्यथित कोई भी व्यक्ति बीएनएसएस की धारा 173(4) के तहत लिखित रूप में और डाक द्वारा सूचना भेज सकता है पुलिस अधीक्षक को, बिल्कुल ठीक है। 173 सबसेक्शन 4 के तहत यदि पुलिस अधीक्षक सूचना दाता द्वारा दी गई सूचना पर कार्यवाही नहीं करता है तो सूचना दाता मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है। नई चीजें ऐड हुई हैं, याद रखिएगा। एक परिवार प्रथम सूचना रिपोर्ट बन जाता है जब इसे बीएनएसएस की धारा 175(3) के तहत इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को भेजा जाता है। नेक्स्ट, किस प्रावधान के तहत यह उपबंधित है कि जहां कोई मामला 2 या 2 से अधिक अपराधों से संबंधित है तो जिनमें से कम एक संज्ञेय है तो उस मामले को संज्ञेय मामला माना जाएगा। तो ये आपका 174 क्लॉज 4 आपका कहता है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन इससे पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा जो आपका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है उनके बारे में। असंज्ञेय मामलों में अन्वेषण आरंभ होता है, तो असंज्ञेय मामलों में अन्वेषण आपका कब आरंभ होगा, तो आपका संबंधित मजिस्ट्रेट को जैसे ही आदेश प्राप्त हो जाता है तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में देखिए तब शुरू होता है। उसके बाद है असंज्ञेय मामलों के अन्वेषण के संबंध में बीएनएसएस की धारा
174 के तहत 174 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ये कह रही है कि 174 के मैटर में गलत स्टेटमेंट हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। कोई भी पुलिस अधिकारी किसी असंज्ञेय मामले का अन्वेषण उस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं करेगा जिसके पास ऐसे मामले की सुनवाई या मामले को विचारण के लिए सुपुर्द करने की शक्ति है। बिल्कुल ठीक है पहला वाला। गलत पूछ रहे हैं। ऐसा आदेश प्राप्त करने वाला कोई भी पुलिस अधिकारी अन्वेषण के संबंध में उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जिसमें बिना वारंट की गिरफ्तारी की शक्ति भी शामिल है, जैसा कि पुलिस स्टेशन के। बिल्कुल आपका गलत है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में इस पावर का यूज नहीं कर सकता। किसी असंज्ञेय अपराध के इन्वेस्टिगेशन की अनुमति निम्नलिखित द्वारा दी जा सकती है। मजिस्ट्रेट को मामले को विचारित करने या मामले को सुनवाई के लिए सुपुर्द की शक्ति जिसको प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। निम्नलिखित में से किसी पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो देखिए, असंज्ञेय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को, ऐसा मामला जिसमें संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध शामिल है तो संज्ञेय मामला है, लेकिन असंज्ञेय भाग की अन्वेषण के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति की आवश्यकता है। संज्ञेय मामला है, इस प्रकार मामले के इन्वेस्टिगेशन के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखिए, अगर मामला संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध शामिल है तो ये कहने यहाँ पर है कि संज्ञेय मामला है, इन्वेस्टिगेशन के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक नहीं होती। बिल्कुल, क्योंकि आप 174 सबसेक्शन 4 में देख चुके हैं क्या कि अगर अब मामला कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल है तो कॉग्निजेबल ही माना जाएगा। तो यहाँ पर अनुमति की आवश्यकता है ही नहीं। फिर जब असंज्ञेय अपराध के घटित होने की सूचना पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाती है तो वह सूचना का सार पुस्तिका में विलिखित करेगा। सूचना दाता को मजिस्ट्रेट के पास भेजना। ऐसे सभी मामलों की दैनिक डायरी रिपोर्ट पाक्षिक रूप से मजिस्ट्रेट को भेजेगा। तो दोनों ठीक है। जब असंज्ञेय अपराध के घटित होने की सूचना पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाती है तो वह सूचना के सार को आपका एक पुस्तक में रिकॉर्ड करेगा, जिसे दैनिक डायरी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को दी जाएगी। तो पाक्षिक आधार है आपका। अब आता है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन की पावर भाई सेक्शन 175 के अंतर्गत है, बहुत महत्वपूर्ण है। 175 सबसेक्शन 1 के तहत अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मामले की आवश्यकता हेतु अन्वेषण करने के लिए आदेशित करेगा पुलिस उपाधीक्षक को। देखिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जहाँ पर फाइन हो, ड्यूरेशन हो, कोई अथॉरिटी हो, वहाँ पर आपको बिल्कुल वो अच्छे से याद करने की क्वेश्चन आपके वहीं से पूछे जाते हैं। बीएनएसएस की धारा 210 के तहत सशक्त मजिस्ट्रेट धारा 173(4) के तहत किए गए आवेदन पर संज्ञेय अपराध में पुलिस द्वारा अन्वेषण का आदेश दे सकता है। यह बीएनएसएस की निम्नलिखित में से किस धारा के तहत प्रावधानित किया गया है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी ठीक है। ठीक है, और 175 सबसेक्शन 3 के अंतर्गत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मजिस्ट्रेट के पास पुलिस को बीएनएसएस में किसी अपराध अन्वेषण करने का निर्देश देने की शक्ति है 175 सबसेक्शन 3 के अंतर्गत। उसके बाद 175 की उपधारा 3 के तहत मजिस्ट्रेट निम्नलिखित पर विचार करने के बाद इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकता है। किस पर विचार करेगा भाई? शपथ पर अगर समर्थित आवेदन है, जांच करने के पश्चात अगर वो उचित समझे, पुलिस अधिकारी द्वारा प्रस्तुति को सुनने के बाद। तो उपरोक्त आपके सभी ठीक है। लोक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किसी लोक सेवक के विरुद्ध परिवाद के मैटर्स में, यानी कि जब कोई पब्लिक सर्वेंट है वो अपनी पब्लिक ड्यूटी कर रहा है, उस दौरान परिवाद वाले मैटर में धारा 210 के तहत सशक्त कोई भी मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकता है, बशर्ते एक ऐसे लोक सेवक के वरिष्ठ अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त करना। ठीक है, लोक सेवक द्वारा किए गए दावों पर विचार करने के पश्चात। बिल्कुल ठीक है, दोनों ऑप्शन ठीक है, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले की इन्वेस्टिगेशन मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा की जा सकती है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉर्मल बात है। निम्नलिखित में से कौन मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना भी कॉग्निजेबल ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन कर सकता है? तो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल पावर भाई इसी के पास है। उसके बाद है कि बीएनएसएस की धारा 175 सबसेक्शन 3 के तहत अन्वेषण को निर्देशित करने की शक्ति का उपयोग किया जा सकता है, तो मजिस्ट्रेट ही करता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल पावर मजिस्ट्रेट के पास होती है। आप डायरेक्ट किसी मामले को लेकर एकदम सेशन नहीं जा सकते, रेयर कुछ केसेस को छोड़कर। यहाँ पर हमसे भाई सत्य कथन पूछ रहा है, ध्यान रखिए। एक मजिस्ट्रेट अन्वेषण को रोकने का आदेश दे सकता है। एक मजिस्ट्रेट धारा 175(3) बीएनएसएस के तहत इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकता है, भले ही अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हो। बिल्कुल ठीक है ऑप्शन यहाँ पर। 175(3) के तहत मजिस्ट्रेट की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
ठीक है, कथन सही यहाँ पर पूछ रहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है। वह किसी पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी को ऐसा करने के कारण अभिलिखित करने के बाद ही किसी अपराध का अन्वेषण करने का आदेश दे सकता है। एक मजिस्ट्रेट के पास पुलिस को किसी अपराध के संबंध में अन्वेषण करने का निर्देश देने की शक्ति है आईपीसी के तहत या किसी स्थानीय विशेष विधि के तहत, यानी कि अगर हम देखें फिलहाल में बीएनएस के तहत, तो दोनों ठीक है। इसके बाद भैया बात जाता है इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर क्या होगा। तो यहाँ पर ये आपका सबसे पहले आता है सेक्शन 176। ये कह रहा है कि बीएनएसएस की धारा 176 संबंधित है। किससे संबंध में पहले बताओ, इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया बता रहा है। सेक्शन 176 जो है वो अन्वेषण की प्रक्रिया बताता है। फिर कहता है कि बीएनएसएस के किस प्रावधान के तहत किसी अपराध के घटित होने की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उसकी जो प्रति है ना, ये प्रति वो किसको भेजेगा भाई, मजिस्ट्रेट को भेजेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है हमारा, डी ठीक है। 173 176 के अकॉर्डिंग ही भेजेगा ना, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया तो उसी में दी हुई है। फिर आपका कह रहा है कि बीएनएसएस की धारा 176(1) का जो प्रोविजो है 2, उसके अनुसार रेप के अपराध की पीड़िता का जो स्टेटमेंट है उसकी रिकॉर्डिंग के संबंध में हमें स्टेटमेंट देखने हैं भाई 4, बताने कौन से ठीक है। जहां तक संभव हो ऐसा कथन एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा। दूसरा, ऐसा कथन माता पिता, संरक्षक या नज़दीकी रिश्तेदार या परिक्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में रिकॉर्ड किया जाएगा। बिल्कुल। ऐसा कथन पीड़िता के निवास स्थान पर उसकी पसंद के स्थान पर रिकॉर्ड किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ऐसा कथन मोबाइल फ़ोन सहित किसी भी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिकॉर्ड किया जाएगा। बिल्कुल, ये सारे स्टेटमेंट हमारे ठीक हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पर आप ध्यान रखें, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आने आवश्यक है, ज़रूर आएंगे मतलब। फिर है कि भाई बीएनएसएस का वो कौन सा उपबंध कहता है कि अगर 7 साल या उससे ज़्यादा के दंड वाले अपराध घटित होने के संबंध में अगर सूचना प्राप्त हुई है तो पुलिस स्टेशन का भारसाधक अधिकारी ऐसी तिथि से जो अधिसूचित की जाए राज्य सरकार द्वारा अपराध में फोरेंसिक साक्ष्य एकत्रित करने के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञ को अपराध स्थल का दौरा करने और मोबाइल फोन या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करने के लिए कहेगा। तो 176 सबसेक्शन 3 ऑप्शन नंबर 8। एक बात मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि देखिए हमारे जो तीनों लॉज है बीएनएस, बीएस और बीएनडब्ल्यूएस, अगर इनमें हम देखा जाए तो देखिए सेक्शन तो सबके बाकायदा आपका बिल्कुल आपके चेंज हो चुके हैं। और यहाँ पर जो बीएस है उसके अंतर्गत जो आपके कुछ ब्रिटिश प्रोविजंस थे वो बिल्कुल खत्म हो गए हैं, बाकी सब चीज़ें सेम है कुछ को छोड़ करके। और बाकी बीएस के अंतर्गत देखिए बीएनएस के अंतर्गत जो है नॉर्मली आपका सजाओं में ज़्यादा डिफ्रेंशिएट हुआ है, प्रोविजंस में रेयर बहुत हुआ है, बहुत कम हुआ है सजाओं के अलावा। लेकिन अगर देखिए हम बीएनएसएस की भी बात करें तो मतलब हमें लग रहा है कि प्रोसीजर में परिवर्तन है। काफ़ी जगहें ऐसी हैं जहां पर पहले कोई टाइम पीरियड नहीं था, लेकिन अब वहां पर टाइम पीरियड फिक्स कर दिया गया कि इतने समय के अंदर आपको ये काम करना होगा, इतने समय के अंदर आपको ये काम करना होगा। ठीक है, वही जैसे कि आईपीबीएनएस के अंतर्गत आपकी सजाएं परिवर्तित हुई, इस तरीके से यहाँ पर ड्यूरेशन इंक्लूड कर दी है। लेकिन अगर मैं परिवर्तन की बात करूँ ना, हम लोग को एक माइंड में लग रहा है कि भाई नहीं बीएनएसएस के अंतर्गत सबसे ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। ऐसा कुछ परिवर्तन नहीं है भाई। सबसे ज़्यादा अगर हम प्रोसीजरल प्रक्रिया में परिवर्तन देखें तो चैप्टर 13 के अंदर ही हुआ है। बाकी अगर आप पढ़ के देखेंगे ना तो कुछ प्रोविजंस हटाए हैं और इलेक्ट्रॉनिक वाले आपके मोस्टली सब जगह ऐड ऑन किए गए हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। और दूसरा मैंने कहा पीरियड्स आपके यानी कि समय अवधि आपकी शामिल की गई हैं। लेकिन अगर आपके अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस जो चेंज किए गए ना, कुछ अलग सी चीज़ें ज़्यादा बड़ी, वो आपका नॉर्मल चैप्टर 13 में ही ऐड ऑन हुआ है। बाकी ज़्यादा में कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को नहीं पढ़ते तब तक हमको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि अच्छा इसमें इतना परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी किसी दंडनीय अपराध के घटित होने के से संबंधित सूचना प्राप्त होने पर जो फोरेंसिक विशेषज्ञ है उसको फोरेंसिक साक्ष्य एकत्रित करने के लिए घटना स्थल पर जाने के लिए कहेगा। अगर सजा कितनी है मामले में 7 साल है उससे अधिक, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक मजिस्ट्रेट धारा 178 के तहत पुलिस को निर्देश दे सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। 178 के तहत मजिस्ट्रेट के पास यह शक्ति है क्या कि प्रारंभिक परीक्षा करने के लिए अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को नियुक्त करे, पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन हेतु निर्देश दे। तो दोनों ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट होता है साक्ष्यों की हाजिरी एवं परीक्षा। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित व्यक्तियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति का उल्लेख किया गया है। कहाँ? 179
सब सेक्शन 1 के अंतर्गत, ठीक है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित जो व्यक्ति है ना, उनकी हाजिरी कौन करेगी? पुलिस अधिकारी। नेक्स्ट है कि BNSS की धारा 179 के तहत किसी व्यक्ति को साक्षी के रूप में बुलाया जा सकता है मामले अन्वेषण कर रहे पुलिस अधिकारी के द्वारा। वही बुलाएगा भाई, इन्वेस्टिगेशन तो वही कर रहा है ना, आवश्यकता उसी को है। 179 के तहत निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को आप उस स्थान के अलावा अन्य स्थान पर हाजिर होने की आवश्यकता नहीं जहां व्यक्ति रहता है। अगर भाई वो 15 साल से कम है, 18 साल से 60 साल से ज़्यादा का है, महिला है, मानसिक स्तरीय की किसी बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति, तो बिल्कुल इन लोगों को आप जहाँ पर ये चाहेंगे वहाँ पर इनका आप साक्ष्य लोगे, इनसे पूछताछ करोगे। अपनी जगह पुलिस स्टेशन को नहीं बुला सकते हो, ध्यान रखना। नेक्स्ट कह रहा है कि 179 के तहत पुरुष साक्षी की आयु अधिकतम कितनी है? तो 60 साल है। 179 के पहले प्रावधान के तहत उल्लिखित व्यक्ति पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने के इच्छुक हैं तो वे क्या कर सकते हैं? ऐसा करने की अनुमति नहीं, ऐसा करने की उनको अनुमति दी जा सकती है। अगर वो लोग खुद ही आना चाह रहे तो उनको आने की परमिशन है। इसमें सही स्टेटमेंट देखिए, हमसे पूछा जा रहा है क्या कथन सही है। एक पुलिस अधिकारी को अपने समक्ष 15 वर्ष से कम आयु के साक्ष्यों की हाजिरी को सुनिश्चित करने की शक्ति है। नहीं है भाई, बिल्कुल। एक पुलिस अधिकारी को अपने पास एक महिला बिल्कुल नहीं मांग कर सकता। 60 साल से अधिक व्यक्ति को भी नहीं बुला सकता। और एक पुलिस अधिकारी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ठीक बोले, ठीक है, ये ठीक है। कह रहा है कि नहीं बुला सकते, तो बिल्कुल नहीं बुला सकते, ठीक बात है। ऊपर वालों को भी नहीं बुला सकते हो। ये कह रहा है कि 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे को तो आपको आयु के बालों को पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकता। सेक्शन 179 कह रहा है। एक ही क्वेश्चन में अब आप हर तरीके से क्वेश्चन उन्होंने देखिए बना दिया। फिर है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 179 के तहत अन्वेषण अधिकारी को निवास स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर किसी पुरुष साक्षी की हाजिरी को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता जो 60 वर्ष से अधिक आयु का है। बिल्कुल बार बार वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 14 वर्ष की आयु के एक लड़के पर हत्या के अपराध का संदिग्ध इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है, उसके निवास स्थान पर उससे पूछताछ की जा सकती है। उसके बाद कह रहे कि संज्ञेय अपराध में महिला साक्षी की हाजिरी सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधिकारी की शक्ति का विस्तार निम्नलिखित तक किया गया। उस महिला को पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता, बल्कि जहां पर वो रहती व्यक्तिगत रूप से वहां पर पुलिस को जाना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन अधिकारी जो है वो साक्ष्यों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। 180 भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है। 180 के तहत पुलिस द्वारा कब कथन अभिलिखित किया जाएगा? तो भाई इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही किया जाएगा यहाँ पर। तो उसके बाद कह रहे हैं कि कौन सी धारा के तहत अभिलिखित किए गए कथन पर हस्ताक्षर कथनकर्ता द्वारा करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका कौन सा आता है यहाँ पर? 180 के अंतर्गत जो आपका स्टेटमेंट लिए गए हैं ना, उन पर सिग्नेचर नहीं किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वह आधार है जिस पर BNSS की धारा 182 के तहत साक्षी किसी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार कर सकता है? तो जब उत्तरों में उस पर दांडिक आरोप लगाने की प्रवृत्ति हो, शास्ति देने की प्रवृत्ति हो, उत्तरों में उसे संप्रण करने की प्रवृत्ति हो, तो उपरोक्त सभी ठीक है।